मास्टर्स प्रोग्राम फॉर एज्योर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एज्योर 104 विच इज एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन एज्योर 500 which is your security, that how the security can be implemented on Azure, और 700 कि how to manage networking. Obviously ये कंपनी को चलाने के लिए, या फिर एक let's say you are working in a project, right? So these three are the main pillars. अगर आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट, तो ऑब्वियसली आपको क्या आना चाहिए? You should be aware of the virtual machines, you should be aware of the services which can be configured. So along with those services आपको क्या सिक्योरिटी भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका एनवायरनमेंट सिक्योर्ड हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, आप ट्रेडिशनल मेथड लो, जैसे आप ऑन प्रिम पे काम करते हो ऑलरेडी, है ना? तो ऑन प्रिम पे क्या होता है? ऑन प्रिम में भी आपको मेक श्योर करना है कि जो भी सर्विसेज आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो दैट शुड बी परफेक्ट, विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी इश्यूज। द सर्विसेज शुड बी अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी यूजर, है ना? और वो सर्विसेज क्या हो? सिक्योर्ड हो। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? फायरवॉल्स कॉन्फ़िगर करते हो अपने एनवायरनमेंट में, अपनी कंपनी में, है ना? फिर आपस में वो यूजर्स जो है या फिर आपके जो डिवाइसेस हैं वो आपके सर्वर से बात कर सकें, इसके लिए क्या चाहिए? नेटवर्किंग चाहिए, है ना? विदाउट आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपके डिवाइसेस कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। सो ये तीनों चीजें अगर आप ऑन प्रिम में रिलेट कर पा रहे हो, ऑल दीज थ्री थिंग्स यू शुड बी एबल टू रिलेट विद क्लाउड ऑल्सो। क्योंकि क्लाउड में भी अल्टीमेटली अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो या तो सर्वर्स पे हो रहा है ना? सर्वर्स पे हो रहा है तो ऑब्वियसली विदाउट आईपी कॉन्फ़िगरेशन, विदाउट नेटवर्किंग कुछ नहीं हो सकता। अब अगर कोई चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, सो दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सिक्योर्ड हो, है ना? नहीं तो इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें चल रही हैं। So we have to make sure that our services should be secured and it should be available to each and every users of our organization. So that is why we designed this course, जहां पर आपको तीनों चीजों का एक्सपोजर मिले एक साथ। And definitely it is going to be a game changer for you, for your career also, है ना? जहां पर आप नए जॉब रोल्स टारगेट कर सकते हो आफ्टर डूइंग दिस, because now it is era of cloud only, है ना? Most of the persons now are talking about, most of the companies are now talking about cloud only. Guys, please don't unmute yourself until or unless you don't have any query. Please don't unmute, right? I will give you time. You can unmute and then you can ask your questions. ठीक है? अभी के लिए प्लीज मत करो, it will unnecessary chaos create करेगा। Okay. तो तीनों चीजें, right? It will help you to grow in your career. It will help you to get good expertise in terms of cloud. ठीक है? तो Azure 104, Azure 104 plus 500 plus 700 is the whole module, or is the whole topics basically, or you can say the technology which we will be learning in near future। ठीक है? अभी के लिए मेरे पास वो प्रॉपर वो पीपीटी नहीं है, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हेयर, बट आई डू हैव ऑल द थिंग्स, बट एज ऑफ नाउ वो पेज मेरे पास रेडी नहीं था, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हेयर। ठीक है? एंड इट इज टोटली स्ट्रिक्टली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द माइक्रोसॉफ्ट सिलेबस। जो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आपको 104 करना है तो 104 में जो जो टॉपिक्स माइक्रोसॉफ्ट ने डाले हुए हैं, राइट, वील बी फोकसिंग ऑन दैट। 500 में डाला हुआ है, 500 के हम सारे वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। 700 का है, 700 के वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वेदर इट वुड बी योर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, योर कंडीशनल एक्सेस, राइट, वेब फिल्टरिंग, right, network security groups, NSG, so multiple things would be there. Obviously we have the detailed brochure for that, and I do believe कि आपको मिल भी गया होगा टॉपिक्स का मतलब जो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे प्रोग्राम में। ठीक है?
तो आज का जो हमारा एजेंडा है, राइट, उसमें हम थोड़ा सा तो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। अलोंग विद इट हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, विच विल बी एज्योर फाइल सिंक एंड वर्चुअल मशीन स्किल सेट, VMSS। मेजर टॉपिक है, कंपनी के अंदर काम होता है, ठीक है। और टोटली इवन इन कमिंग लेक्चर्स ऑल्सो जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इन तीनों मॉड्यूल्स के, वो टोटली बेस्ड ऑन कंपनी सिनेरियो है, टोटली बेस्ड ऑन बेसिकली कंपनी में कैसे काम हो रहा है, वो उसके उसके बेसिस पे है। बिकॉज सी आई एम ऑल्सो अ सीनियर आर्किटेक्ट राइट नाउ, राइट। आई ऑल्सो यूज टू वर्क ऑन मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इवन AWS एज वेल एज Azure. So I used to implement all these things in the organization. Okay. So based on my experience, based on the things that I have learned so far, वो सारी चीजों के according I am going to deliver all my lectures, which will give you the exposure on cloud, real time exposure on cloud. ठीक है? So first of all, cloud computing. Why everyone is talking about cloud? Why is cloud so important to learn nowadays? देखो, मैं आपको एक चीज ये पहले ही बोल रहा था कि आप जो भी चीज क्लाउड में करने वाले हो, आप उसको पहले रिलेट करोगे। समझने के लिए आपको आपका ऑन प्रिम नेटवर्क समझना बहुत जरूरी है, या फिर ऑन प्रिम इंफ्रास्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ऑन प्रिम मीन्स कि आपके खुद के कंपनी का कोई डेटा सेंटर आपने बना रखा होगा, जिसमें जिसको कंपनी में सर्वर रूम बोलते हैं, है ना, जहाँ पे हमारा ऑब्वियसली सिर्फ आईटी का जिसके पास उसका लाइक लिमिटेड एक्सेस होते हैं लोगों के पास, ओनली दे कैन एंटर इनटू द सर्वर रूम, रेस्ट नो वन विल बी एबल टू, है ना। तो आपने अगर अपना सर्वर रूम देखा है, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्लाउड एज वेल। क्योंकि देखो, आपका सर्वर रूम क्या होगा, छोटा सा होगा, राइट। ज्यादा क्यूबिकल्स नहीं लगे होंगे उसके अंदर, ज्यादा सर्वर रैक्स नहीं लगे होंगे उसके अंदर। बट यही अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर की बात कर रहा हूं, तो वो किलोमीटर्स में बहुत बड़ा प्रेमिसेस है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डिजाइन किया हुआ है, वहां पर रखा हुआ है, बहुत लाइक बड़े बड़े हार्डवेयर वहां पर रखे हुए हैं, राइट। सर्वर्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है, फायरवॉल्स, मतलब एवरीथिंग दैट वुड बी ऑन अ ह्यूज 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 लेवल। दैट इज व्हाट क्लाउड इज। सिंपल सी टर्म ये है कि एक आपका डेटा सेंटर, आपका खुद की कंपनी का डेटा सेंटर, और एक आपका एज्योर का डेटा सेंटर। डिफरेंस बस यहाँ पे क्या आ गया, आपका जो खुद का डेटा सेंटर है दैट इज वेरी स्मॉल, बट जो माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर जो amazon का है, या फिर जो गूगल का है, इट इज सो बिग कि जहां पे वो वेंडर माइक्रोसॉफ्ट आपको बोलता है कि आप ये सारी सर्विसेज मेरे यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर करो। क्योंकि चैलेंजेस आते हैं, अगर आप ऑन प्रिम में बात कर रहे हो, अगर आप आपकी खुद की कंपनी में बात कर रहे हो, खुद की कंपनी में आपका खुद का डेटा सेंटर है, राइट, तो उससे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो हमें 24/7 मॉनिटरिंग चाहिए, या फिर 24/7 बंदे चाहिए डेटा सेंटर के अंदर, जो मैनेज करेंगे सर्वर्स को, जो अगर मान लो कल कुछ अलर्ट आ जाए या कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो उसको मैनेज करेंगे वो लोग। सबसे बड़ा चैलेंज हार्डवेयर फेलियर ही है। कोई सर्वर फेल हो गया फॉर एग्जाम्पल, मैं बेसिक से चलूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग लैब डिस्कस कर लेंगे। देखो, अब ये मान लो सर्वर रैक रखा हुआ है कहाँ पे, मेरे कंपनी के डेटा सेंटर में, और इस रैक के ऊपर ये सर्वर माउंटेड है, ये सर्वर माउंटेड है। ऐसे ही होते हैं ना, कंपनी में ऐसे ही रखे होते हैं, एक सर्वर रूम बना होगा, वहां पर ही ऐसे ऐसे रैक रखे होंगे, और इन रैक्स में आपके सर्वर माउंटेड होंगे। तो ये तो होगा एक छोटा सा एनवायरनमेंट, और ऑब्वियसली यहाँ पे वो सारे डिवाइसेस होंगे, आपके फायरवॉल हो गए, स्विचेस हो गए, है ना, वो सब चीजें यहाँ पे रखी होंगी, राउटर्स हो गए, वो सब चीजें यहाँ पे रखी होंगी।
अब यहाँ पे ये मैं ऑन प्रेम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चैलेंज क्या है? अगर ये सर्वर मेरा फेल हो गया, अब देखो हार्डवेयर है ना, मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है। अगर ये मेरी मशीन खराब हो जाती है, इन दैट केस, अनटिल और अनलेस, सबसे पहले तो मेरे को डाउन टाइम चाहिए होगा, है ना? जो मान लो सर्वर, इस पे कोई क्रिटिकल सर्विस चल रही है, वो सर्विस ही डाउन हो गई, तो वो सर्विस पहुंच ही नहीं पा रही है यूजर्स तक। दैट इज गोइंग टू बी मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन माय कंपनी रेवेन्यू, है ना? हो सकता है वो सर्विस डायरेक्टली किसी क्लाइंट से जुड़ी हो, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब क्लाइंट तो 1 मिनट में बोल देगा कि ये सर्विस एक्सेसिबल नहीं है, और जबकि मेरे एसएलए में, जब भी हम किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं, एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन होता है कि मैं कितने टाइम के लिए मेरी सर्विसेज लाइक 24/7 अवेलेबल रहेंगी, 99.1% एसएलए, लाइक दैट, है ना? वो सब चीजें साइंड होती हैं ऑलरेडी। तो अगर मेरी सर्विस यहाँ पे डाउन हो गई, तो दैट मीन्स क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू पे मी जब तक मेरी वो सर्विस दोबारा रिज्यूम नहीं हो जाती। अब ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर खराब हो गया, ये सर्वर खराब हो गया, तो या तो मुझे एक नया सर्वर लेके आना पड़ेगा और उसको रीस्टोर करके जो भी डेटा इसके अंदर रखा था वो नए सर्वर के अंदर डालना पड़ेगा। या फिर मैं अगर इसी को ठीक करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली कोई, अगर मोस्टली चीजें कहाँ से आती हैं, बाहर से आती हैं, ताइवान से आती है मोस्टली हार्डवेयर जो होता है इसका, तो दैट में टेक सम टाइम। तो मैं इतने टाइम के लिए वेट तो नहीं करूंगा ना। सेकंड चैलेंज हो गया ये। थर्ड चैलेंज, पावर आउटेज हो गया। मेरी जो कंपनी की बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, वहां पे पावर आउटेज हो गया, देन सर्वर चलेंगे नहीं। चलो मैंने बैकअप प्लान किया हुआ है, मेरे पास जनरेटर्स हैं एंड ऑल, बट इन दैट केस ऑल्सो माइट बी, जस्ट टेक अ वर्स्ट सिनेरियो कि उस केस में भी वी विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट अवर सर्विसेज, तो ऑब्वियसली उससे भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ये थर्ड चैलेंज हो गया। फोर्थ चैलेंज, इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन है। आईएसपी से मैंने लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एयरटेल का मैंने कनेक्शन लिया हुआ है, राइट? डाउन है। अब आप बोलोगे सर बैकअप प्लान कर लो, एक और ले लो, एक और ले लिया, वो भी डाउन है, देन सो आई एम जस्ट, ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में ऐसा होगा, आई एम जस्ट थिंकिंग हाइपोथेटिकली दैट इट माइट पॉसिबल। आई एम जस्ट टेकिंग these एग्जांपल्स। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं, राइट, ये मुझे ऑन प्रेम में फेस करने पड़ रहे हैं। बट अगर मैं यही क्लाउड पे चला जाऊं, तो माइक्रोसॉफ्ट मुझे बोलता है कि बैकएंड पे जो मर्जी हो रहा है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। सर्वर डाउन है, पावर आउटेज है, इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन है, हार्डवेयर फेलियर है, जो मर्जी हो, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। माइक्रोसॉफ्ट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि उसके पास इतनी अवेलेबिलिटी है, इतना ऑप्शंस अवेलेबल हैं, थ्रू विच मेरी सर्विसेज कभी भी डाउन नहीं होंगी। हाँ, अगर जहां पर डेटा सेंटर है, जहां पे फिजिकल डेटा सेंटर है, राइट, वहीं पे अगर कुछ ना हो जाए, और इवन उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। मान लो एक डेटा सेंटर मेरा है यूएस में, एज्योर का, माइक्रोसॉफ्ट का, आई मीन टू से, एक एक यूएस में, एक इंडिया में है। अगर मैंने ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि अगर मेरा इंडिया वाला डेटा सेंटर में कुछ इश्यू हो गया, या इंडिया में मान लो फॉर एग्जांपल कुछ इशू हो गया, राइट, सो इन दैट केस मेरी सर्विसेज फिर भी चलेंगी। कहाँ से? यूएस में, यूएस से। अगर पूरी दुनिया में ही कुछ हो गया, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव दो सर्विसेज, बट अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट इज मेकिंग श्योर दैट माय सर्विस शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर माय कस्टमर्स। और ये बैक एंड पे जितने भी ये बैक एंड ऑपरेशन, जितने भी मैंने आपको ये चैलेंजेस बताए ऑन प्रिम के केस में, वो सब यहाँ पे मैनेज नहीं करने पड़ रहे हैं आपको। यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। माइक्रोसॉफ्ट विल टेक केयर। माइक्रोसॉफ्ट बस ये कहता है कि आओ कॉन्फ़िगर करो,
and from the time you will start using the service, माइक्रोसॉफ्ट आपसे उसी टाइम चार्ज करना शुरू करेगा। मान लो आपने कोई सर्वर 1 घंटे के लिए रन किया है, तो जो आपका चार्ज लगेगा वो 1 घंटे का ही लगेगा। सो दिस इज क्लाउड। दैट इज वाई नाउ कंपनीज आर नॉट बोदरिंग द कोस्ट। कंपनीज को ये लगता है कि भाई मेरे को अपनी सर्विसेज अवेलेबल करवाना है, मेरे को मेक श्योर करना है कि मेरी सर्विसेज अवेलेबल हो कस्टमर्स तक। दैट इज वाई एवरीवन इज ऑप्टिंग फॉर क्लाउड। ठीक है। नाउ क्लाउड में मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, है ना। तो ये मोस्टली मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन की है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इट इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट विच इज अदरवाइज नोन एज द क्लाउड, है ना। दी सर्विसेज इंक्लूड सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग। ओके। फिर उसके बाद में तीन चीजें हमें समझनी है, उसके बाद में फिर हम लैब करते हैं। मॉडल, यस, सर्विस मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्या हुआ कि अगर मुझे अपना इंफ्रा कॉन्फ़िगर करना है, लाइक सर्वर्स बनाने हैं, फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी है, नेटवर्क सेटअप करना है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एज्योर। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, मान लो डेवलपर कोई काम कर रहा है, राइट। तो डेवलपर को काम करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, उसको एप्लीकेशन अगर बिल्ड करनी है, तो फॉर एग्जांपल वो एप्लीकेशन पाइथन बेस्ड है या फिर जावा बेस्ड है, तो वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी प्री बिल्ड मिल जाएगा आपको। और इवन वो डेवलपर उस कोड को टेस्ट भी कर सकता है, इट कैन टेस्ट एज वेल। तो बना बनाया एनवायरमेंट सारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल इंक्लूड होता है उसमें। ठीक है। देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS का सबसे बड़ी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट 365। आप अब ये सब यूज करते हो, आउटलुक वगैरह यूज करते हो। पहले क्या होता था, एक्सचेंज सर्वर आप अपने अ, खुद के डेटा सेंटर में बनाते थे, बट अब एक्सचेंज ऑनलाइन, सीधा अपने एक्सचेंज ऑनलाइन पे गए, अपने रूल्स सेटअप किए एंड दैट्स इट। तो सॉफ्टवेयर का बस आपको लाइसेंस लेना है, उसके बाद में उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो कौन मैनेज करेगा, वेंडर। जैसे अगर मैं 365 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसमें कौन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है। ऐसे अगर मैं गूगल की बात कर रहा हूं, तो वो कौन मैनेज कर रहा है, गूगल कर रहा है ना। जो ये गूगल की एप्लीकेशंस वगैरह आप यूज करते हो सारी, गूगल शीट्स, है ना। तो ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन कहीं तो होस्टेड होगी ना, किसी सर्वर पे तो होस्टेड होगी, तभी तो वो रन हो रही है एप्लीकेशन। तो अल्टीमेटली दीज आर द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन है, डोंट वरी अबाउट इट। हम इसको और thoroughly डिस्कस करेंगे। टिल नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बिफोर आई विल गो टू द लैब। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? Can you give me an example of platform as a service? Yeah, so that is what I mentioned, right? So if let's say some of the application based on the Python, right? So in that case, Mhm. I will be needing Python installed onto that server, or might be onto uh, any Kubernetes or Dockers. Basically, I will be needing that image, basically, right? So I need no to do it by myself. I can directly get it. I have to just opt for it, and then I can select that which platform I need, and then onto that platform, I'm going to put my code, my application code, and then I'm going to test it and I'm going to build it. Platform as in Windows or Linux? Is Yeah, this it can be any. It can be any. But okay? yes, Azure only support Linux and Windows. Okay. Okay. Yeah, And all in flavor of okay. Windows and all flavor of Linux. Mac only Amazon supports, AWS supports. All right. Yeah, Thank you. no problem. One second.
Yes, please. Sorry, am I audible? Yeah, go ahead, please. Yeah. So which means if you are comfort about Windows also, it's fine because Linux means we are not aware that much. So Windows is Exactly. fine. Yeah, yeah, that is all. That is fine only. Yeah. Okay, fine, fine. Thank you. Yeah. Yeah. All right. So first of all, to work on Azure, we will be needing the access of Azure portal. Okay. Like in my case, there are two type of subscriptions that you can get in Azure. One is free trial, in which you will be needing one credit card, and then you can sign up on Azure. And after signing up, you will be getting $200. वो आप एक महीने के लिए यूज कर सकते हो, राइट? एंड द सेकेंड ऑप्शन जिस पे कंपनीज काम करती है, विच इज पे एज यू गो मॉडल, उस केस में क्या होता है? उस केस में मंथली आपका बिल जनरेट होगा. जैसे इन माय केस, आई जस्ट गिव यू वन शॉर्ट एग्जांपल. सो एक मंथली बेसिस पे आपका बिल जनरेट होगा. सो आई एम ऑलरेडी यूजिंग पे एज यू गो. ओके. एंड इफ आई गो टू इनवॉइसेस, सो डिपेंडिंग अपॉन माय यूसेज, वो इनवॉइस जनरेट करता रहेगा. अगर किसी महीने में मैंने कोई सर्विस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की नहीं यूज की, इन दैट केस it will charge 0 rupees or like very minimum 8 rupees, 6 rupees, like that. But in some of the cases, you can see it has been up to 1200 rupees or 774 or 4555 also. So depending upon my usage, Microsoft is going to charge me. ऐसा नहीं है अगर मैंने यहाँ पे साइन अप करके रखा है या अकाउंट बना के रखा है, सो फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ माइक्रोसॉफ्ट मुझे चार्ज करना शुरू करेगा. नो. वो चार्ज तभी करेगा जब मैं कोई सर्विस बनाऊंगा, या जब भी मैं कोई सर्वर सर्वर बनाऊंगा, या फिर फायरवॉल बनाऊंगा, या वट कोई भी सर्विस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा, तभी माइक्रोसॉफ्ट मुझे चार्ज करेगा. सो टू टाइप्स के हैं. मैं आपको बता दूंगा कि आपकी सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा, ये डोंट वरी अबाउट इट. सो वंस वी विल हैव अवर फर्स्ट क्लास, है ना, सो मैं आपको बता दूंगा कि हाउ वी कैन गेट इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैब. सो फर्स्ट लैब इज वर्चुअल मशीन स्केल सेट, VMSS. सबसे पहले कंसेप्ट समझ लो, व्हाट इज VMSS, एंड देन वी विल इंप्लीमेंट इट. ऑलराइट. देखो क्या हुआ. मैंने एक सर्वर बनाया एज्योर पे, एक वीएम बनाई, विंडोज वीएम बनाई. अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि या तो लिनक्स सर्वर बना सकते हो या फिर आप विंडोज के सर्वर बना सकते हो एज्योर पे. ठीक है. तो ये एग्जांपल हम विंडोज पे करेंगे अभी. बाकी आने वाले टाइम में वी विल टॉक अबाउट लिनक्स ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट. तो ये मेरा एक सर्वर है. फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे वेबसाइट होस्ट करवा रखी है, राइट. अब इस सर्वर का अपना एक कंप्यूट पावर है. कंप्यूट पावर इन द सेंस, मान लो मैंने इसको असाइन कर दिया 4 वर्चुअल CPU. देन मैंने इसको असाइन किया 8 GB रैम, एंड फॉर एग्जांपल 1 TB हार्ड डिस्क. अब इसका कंप्यूट पावर है ना, बेस्ड ऑन दिस कंप्यूट पावर ओनली इट कैन रिस्पॉन्ड टू द यूजर्स रिक्वेस्ट. अब जितने से कंप्यूट पावर होगा उतने यूजर एक टाइम पे इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर्वर पे. या फिर आप एग्जांपल ले लो बिग बिलियन सेल का, राइट. जिस टाइम बिग बिलियन सेल आती है, उस टाइम ऑब्वियसली कितना लोड होता होगा साइट पे, है ना. तो उनको उस हिसाब से प्लान भी करना पड़ेगा कि उनके सर्वर्स हाईली अवेलेबल हो यूजर्स के लिए, वेबसाइट जो है वो हाईली अवेलेबल हो यूजर्स के लिए. ठीक है. अब मैं सर्वर का लोड प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता. माइट बी मॉर्निंग में ट्रैफिक, मॉर्निंग में 1000 यूजर सर्च कर रहे हैं,
दोपहर में 5,000 कर रहे हैं, रात को 1 लाख यूजर कर रहे हैं, तो आई कांट प्रिडिक्ट इट कि कितना लोड पड़ेगा मेरे सर्वर पे। बट व्हाट आई कैन डू, आई कैन एक्ट स्मार्ट, कि जहां पे मुझे पता है कि मैं बिग बिलियन सेल लेके आ रहा हूं 10 दिनों के लिए, तो मेरे पास कभी लोड ज्यादा हो सकता है, कब हो सकता है कभी लोड कम हो सकता है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं वीएमएसएस कॉन्फ़िगर कर दूंगा। वीएमएसएस पे एसएस पे मैं एक थ्रेश होल्ड लगा दूंगा, कंडीशन लगा दूंगा, कि जब भी इस सर्वर का सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% पहुंचता है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली जब बनाएंगे तब लाइक यू विल गेट इट, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल पुट वन कंडीशन दैट वेन एवर the utilization of virtual CPU of this server will go up to 80%, उस केस में क्या हो, ये ऑटोमेटिकली एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है। मेरे सर्वर पे पहले 1,000 यूजर्स आ रहे थे, ये सर्वर बढ़िया काम कर रहा था, इसको कोई इशू नहीं आ रहा था, माई यूजर्स विल बी एबल टू एक्सेस द वेबसाइट। बट अब क्या हुआ, लोड बढ़ गया। अब जैसे ही लोड बढ़ा तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही वीएमएसएस कॉन्फ़िगर करके रखा था, बिकॉज मुझे पता था कि मेरी अब 10 दिन के लिए मैं बिग बिलियन सेल लेके आ रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने वीएमएसएस कॉन्फ़िगर कर दिया, एंड देन सर्वर पे जैसे ही लोड पड़ा, ऑटोमेटिकली मेरी जो कंडीशन थी वो ट्रू हुई, और मेरी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई। अब यहां पे ये चलो दोनों सर्वर फॉर एग्जांपल 2000 रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहे थे, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब 2000 से दोपहर में तो लोड बढ़ने वाला है, 5,000 हो जाएंगे यूजर्स। तो जैसे ही रिक्वेस्ट 2000 से ज्यादा जाएंगी और इनके फिर से दोनों की यूटिलाइजेशन फिर से 80% पहुंच जाएगी, ऑटोमेटिकली एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। आई नीड नो टू डू एनीथिंग। मैं बस एक कंडीशन लगाऊंगा जब मैं वीएमएसएस बनाऊंगा, दैट वेन एवर द वर्चुअल सीपीयू यूटिलाइजेशन विल गो अप टू 80% या 70%, जो भी आपको ठीक लगे, वो आपको पता लग जाएगा आपके यूसेज के हिसाब से। तो 80% इट शुड क्रिएट वन मशीन। वन मशीन, दोनों सर्वर चल रहे हैं, दो बन गए, फिर भी 80% जा रहा है सीपीयू, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, फिर वो एक और बना देगा। तीनों सर्वर की फिर 80% चली गई, देन इट विल क्रिएट वन मोर। मैक्सिमम कितनी बनाएगा, ये मैं अपने कंडीशन में लगाऊंगा कि भाई मैक्सिमम देखो सिर्फ 5 ही बनानी है, ओनली 5 मशीन्स यू शुड क्रिएट। हाँ, अगर 5 मशीन्स बन गई और 5 मशीन्स का लोड जो है वो 80% फिर भी है, देन वो एक और मशीन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 मशीन डिफाइन किया है। 10 करता हूं इट कैन गो अप टू 10, 15 करता हूं इट कैन गो अप टू 15। ये हुआ कि जब लोड पड़ रहा है। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में तो लोड कम हो गया, मॉर्निंग में लोड कम हो रहा है। यस प्लीज, Sir, I have a question. let me just complete, Rahat, then you can go Close. ahead with the question. Okay. Yeah, Okay. yeah, Right. ठीक है। यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे सर्वर्स बन गए अभी सारे, ठीक है। अब लोड कम हो रहा है 80% से, अब यूजर कम होना शुरू हो गए, रिक्वेस्ट आनी कम हो गई, राइट। देन ऑब्वियसली जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगी, 60% आ जाएगी, 40% आ जाएगी, 30% आ जाएगी। तो उस केस में मैं ये कंडीशन भी लगाऊंगा कि जब लोड कम हो रहा है या 40% लोड अगर हो जा रहा है, तो जो भी वर्चुअल मशीन बनी थी वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाए, ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाए। अब इसका फायदा क्या हुआ, कि अगर मान लो लोड 2 घंटे तक था, तो मुझे वो 2 घंटे की लिए ही पे करना है माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि वो वर्चुअल मशीन सिर्फ 2 घंटे के लिए चली थी।
तो जैसे ही लोड कम हुआ वो डिलीट ऑटोमेटिकली हो गई। आई नीड नो टू पे एनीथिंग टू माइक्रोसॉफ्ट। सो ये होता है स्केल इन एंड स्केल आउट इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। नाउ प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन राहत। ये था, लेट सपोज हम लोग वीएमएस क्रिएट करते हैं। ठीक है। मैंने 5 वीएमएस क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन जब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी 5 मशीन जो है ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है, अराउंड 85% चला गया। उस ठीक है। कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम रीमॉडिफाई करें वापस। You can do it. If let's ओके say in the property you want to make it like 10 or 15 or you want to edit your configuration, आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो इनिशियल टाइम पे अगर हमने 5 बनाया और हमने जब ऑब्जर्व किया कि नहीं ये 5 सफिशिएंट नहीं है, देन उस टाइम पे भी We हमारे can पास modify ऑप्शन it. होता है Exactly, we मॉडिफाइड। can राइट। modify it. Yes, we ओके। can do it. राइट। ओके एंड सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था सर, हम्म। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम लोग वीएमएस कॉन्फ़िगरेशन ये करते हैं, सेट करते हैं, हम्म। राइट। तो जैसे मैंने देखा कि मैंने 5 वीएमएस सेट कर दिया, और ठीक है। जैसे ही मेरा लोड कम हो रहा है और हम्म। उसके अकॉर्डिंग मेरी वीएमएस जो मशीन है, वर्चुअल मशीन, वो डिलीट भी हो रही है। हम्म। तो लेट सपोज कि हमारे 5 मशीन का जो लोड था वो तो हम्म। डिवाइड हो गया 5 हम्म। मशीन पे, लेकिन जैसे ही लोड कम हुआ और हम्म। रिमेनिंग मशीन डिलीट होना शुरू हुई, तो उसका डेटा कहाँ जाएगा सर फिर? डेटा, डेटा की तो बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे आइडेंटिकल मशीन्स बन रही हैं। ओके। जैसे मान लो आपके एक सर्वर, आप ये भी काम कर सकते हो कि जब आप वीएमएसएस बनाओ तो आपको वो इमेज का ऑप्शन देता है कि आपको कौन सी इमेज बनानी है। ठीक है। तो आप अपनी कस्टम इमेज बना के रख सकते हो वहां पे, कि जहां पे आपने एक मशीन को रेफरेंस इमेज लेके उसको कैप्चर कर लिया कि उसके अंदर आपका डेटा पड़ा है सारा का सारा। अब जो भी मशीन बनती जाएगी, नई मशीन, उसके अंदर वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली आता जाएगा जो आपने कैप्चर कर रखा होगा। ओके। गेटिंग माय पॉइंट? राइट राइट, यस सर, गॉट इट। जैसे इमेज कैप्चरिंग का ऑप्शन होता है ना, रेफरेंस इमेज लेते हो जहां पे गोल्डन इमेज जिसको बोल देते हैं, राइट सर, यस यस। है ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर आप चाहते हो, और ऑब्वियसली रियल टाइम में ऐसा ही होगा कि आपने एक अपनी रेफरेंस इमेज बना रखी होगी, उस रेफरेंस इमेज में आपने फॉर एग्जांपल अमेजोन, अब जो भी आपकी वेबसाइट है वो आपने होस्ट कर दी होगी। तो फिर क्या होगा, जो भी वर्चुअल मशीन बनती जाएगी, अब नई नई वर्चुअल मशीन जो भी बनेगी, ऑटोमेटिकली उसके अंदर अमेजोन होस्ट होता चला जाएगा, और जब डिलीट होगा तो डिलीट होता चला जाएगा। ओके। डेटा तो जनरेट तो एटलीस्ट डेटाबेस में हो रहा है ना, वो तो बैकएंड पे हो रहा है। बैक वेब एंड पे हो सर्वर रहा का है, राइट काम, सर। करेक्ट, वेब सर्वर का काम तो ओके। सिर्फ सर्विसेज को अवेलेबल कराना है। एट देन डेटा राइट सेव राइट। कहाँ होगा, डेटाबेस पे होगा ना, वो अलग ओके। चीज आ गई तो है। हम्म। सर, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, जो भी हाँ। सर्वर हमारे सर्विसेज को होस्ट करेगी, दैट इज हम्म। द पार्ट के जैसे ही सर्विसेज लोड होना कम होगी, वीएमएस हमारा डिलीट हो जाएगा, वर्चुअल एग्जैक्टली। मशीन से। लेकिन हमारा डेटाबेस जो होगा वो एक डेडिकेटेड सर्वर होगा, सारे डेटा एज इट इज उस सर्वर पे रहेंगे ही। ये सिर्फ एग्जैक्टली। हमें हमारी सर्विसेज को होस्ट करने में हमारी मदद करेगा जब लोड इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू। करेक्ट, ये फ्रंट एंड हो गया आपका काइंड ऑफ, है ना, ओके। डेटा बैकएंड, वो आपका डेटाबेस जो हो गया मशीन, वो बैकएंड पे चलेगी। वो एज इट इज होगा फिर। एग्जैक्टली, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। राइट सर, ओके, गॉट इट, नॉट द पॉइंट, थैंक यू। हेलो। यस रवि। जैसे सर बता रहे थे अभी, जैसे आपने बताया ना, तो हम्म। डाटाबेस के लिए मशीन अलग रहेगी, वो हाँ जी। सेंट्रल एक ही रहेगी, तो डाटाबेस पे भी तो लोड आ सकता है, तो फिर उस केस में। उसकी भी हाई अवेलेबिलिटी होती है, सब कुछ डेटाबेस की मशीन्स नहीं होती बेसिकली। डेटाबेस के लिए यहाँ पे अलग से सर्विस अवेलेबल है, माई एसक्यूएल सर्विस, या फिर मल्टीपल मल्टीपल टाइप ऑफ डेटाबेसेस की सर्विसेज अवेलेबल है एज़्योर पे। तो आप वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो और अपनी मशीन्स का डेटा, या फिर मशीन्स को जो भी डेटा फेच करेंगी वो डेटाबेस से फेच करना शुरू कर देंगी मशीन्स। फॉर एग्जांपल ये है कि मतलब डाटाबेस सबसे पीछे रहेगा और वर्चुअल मशीन्स उसके आगे काम करेंगी। एग्जैक्टली। अब आप वैसे एग्जांपल लो, आप कोई वेबसाइट अगर चलाते हो या आप कोई भी फेसबुक चलाते हो, तो फेसबुक में आप डेटाबेस पे थोड़ा ना जाते हो, आप तो फेसबुक के सिर्फ वेबसाइट पे जाते हो, राइट। आपको उसके डेटाबेस से थोड़ा ना कोई मतलब है, डेटाबेस का तो एक्सेस सिर्फ फेसबुक वालों को होगा। यू शुड नॉट बी वरी अबाउट इट। तो सेम वे, डेटाबेस पीछे रहेगा, फ्रंट एंड पे हमारे वेब सर्वर्स होंगे जो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उस केस में वेब सर्वर भी एक वेबसाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं।
यार ऑब्वियसली वेबसाइट वहां पे होस्टेड है तो दैट इज अ वेब सर्वर ओनली। ओके, चलो। सो नाउ वीएमएसएस वर्चुअल मशीन स्किल सेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए एज्योर पे हमें कोई भी सर्विस अगर बनानी है, बी इट योर नेटवर्क, बी इट फायरवॉल, स्टोरेज, डेटाबेस, व्हाटएवर, उसके लिए आपको सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप चाहिए। यू शुड हैव वन रिसोर्स ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल। आप रिसोर्स ग्रुप क्या है? रिसोर्स ग्रुप इज अ कंटेनर जिसके अंदर आप सर्विसेज को ऐड करते चले जाते हो। एक बॉक्स लगा लो जैसे, तो कोई भी सर्विस कॉन्फ़िगर होगी वो उस बॉक्स के अंदर होगी, वो उस बॉक्स के अंदर चलती रहेगी, चली जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी बॉक्स के अंदर। सो दैट कल हमें पता लगाना है कि इस बॉक्स के अंदर कितनी सामान है या कितनी सर्विसेज चल रही हैं, सो वी कैन डायरेक्टली गो टू द रिसोर्स ग्रुप एंड वी विल बी एबल टू गेट कि इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर कितनी सर्विसेज रन हो रही हैं। तो एज्योर में कुछ भी करना है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए यू कैन सर्च रिसोर्स ग्रुप, और यहां आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना है। चाहो तो जब सर्विस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, मान लो आप वीएमएसएस बना रहे हो, तो यहाँ पे सर्च करो वीएमएसएस, नॉट सीएमएसएस, राइट? वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ये सेलेक्ट किया, एंड देन ये सर्विस बनाते वक्त भी आप अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप इज ऑलवेज मस्ट, यू कैन सी अ रेड स्टार हेयर। अगर ऑलरेडी मेरे पास बना होता तो मैं इस ड्रॉप डाउन पे चला जाता और उस रिसोर्स ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता, जैसे मेरे केस में भी RG1 बना हुआ था। आई वॉज डूइंग सम टेस्टिंग अर्लियर, सो उसके लिए मैंने ये RG1 रिसोर्स ग्रुप बनाया था। बट एनीवेज वी विल क्रिएट अ न्यू वन। तो इधर यू कैन क्रिएट हेयर, और आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पे जाओगे, सर्च करोगे और अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया इसको RG2। अब ये रीजन है, रीजन इज व्हाट? जहां पे माइक्रोसॉफ्ट का फिजिकल डेटा सेंटर है ना? तो आप जहां भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो यू कैन कॉन्फ़िगर इट। सो हम ठीक है, वी आर फ्रॉम इंडिया एंड लेट्स गो विद सेंट्रल इंडिया इटसेल्फ, देन गो नेक्स्ट। Tags is just to basically track that who did when and what. So आप उसमें लगा सकते हो tags. For now we will skip it. इसको आराम से डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, and even it is not going to impact any service, so don't worry about it. Review and create. हाँ, बिलिंग के टाइम में काम आएगा ये, right? Tags basically, but don't worry, we will cover it. Then go to virtual machine scale set and then create. रिसोर्स ग्रुप देखो, अब मेरे पास RG1 RG2, मैंने अभी RG2 बनाया है, राइट? सो आई कैन सेलेक्ट RG2। अब मुझे अपने वर्चुअल मशीन स्केल सेट को कोई नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया माय VMSS1, यू कैन नेम इट वट एवर यू वॉन्ट, मैं अभी के लिए ये दे रहा हूं। अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है कि अगर अब सेंट्रल इंडिया में भी इट माइट पॉसिबल कि माइक्रोसॉफ्ट के 3-4 जगह डेटा सेंटर हो, तो अगर एक डेटा सेंटर डाउन हो गया तो सर्विस दूसरे डेटा सेंटर से अवेलेबल हो जाएगी, दोनों डाउन हो गए तीसरे से अवेलेबल हो जाएगी। अब तीसरा तो इट इज वेरी, ऐसा नहीं होगा कि तीसरी बिल्कुल, अगर हाँ वो लोकेशन पे कुछ इशू आया हुआ है, राइट, कोई नेचुरल डिजास्टर कुछ ऐसा हो रखा है, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अल्टीमेटली you should be able to, or you will be able to access the service, or the user should be able to access the service. तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको जोन 1, जोन 2, जोन 3 में बना सकते हो, सो दैट अगर जोन 1 कभी डाउन हुई तो जोन 2 से एक्सेस हो जाए, जोन 2 डाउन हो गई तो जोन 3 से एक्सेस हो जाए। बट ऑब्वियसली आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी उस केस में फिर, क्योंकि अगर आप ये तीनों सेलेक्ट कर दोगे तो ये जो VMSS1 है ये जोन 1 में भी जाके कॉन्फ़िगर हो जाएगा, जोन 2 में भी हो जाएगा और जोन 3 में भी हो जाएगा, चाहे, क्योंकि स्टार्ट तो रहेगा सर्विस वो, राइट? तो आपको तीनों जगह के उसको पे करना पड़ेगा उस केस में।
right? So for now I'm not going with it, I'm just going with none. हाँ, रियल टाइम में डिपेंडिंग अपॉन कितनी क्रिटिकल है आपकी सर्विस, कितना क्रिटिकल है आपका बिजनेस, बेस्ड ऑन दैट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी ये सारी चीजें, ठीक है? सो आई एम जस्ट गोइंग विद नन। उसके बाद आता है ऑर्केस्ट्रेशन मोड, फ्लेक्सिबल। We will go with flexible, achieve high availability at scale with identical or multiple virtual machine types. तो मुझे आइडेंटिकल चाहिए मशीन्स की सेम कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट हो। अगर मान लो मैंने 2 वर्चुअल सीपीयू दिए हुए है, तो नई वर्चुअल मशीन भी 2 वर्चुअल सीपीयू से ही क्रिएट हो। आई डोंट वांट टू मेक द चेंजेस, ठीक है? सो वी विल गो विद फ्लेक्सिबल। सिक्योरिटी टाइप, we will talk about security. For now let's go with the standard again, because we are not talking about security as of today. आराम से डिस्कस करेंगे इसको। देन यू हैव स्केलिंग मोड। आई वांट ऑटो स्केलिंग, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, देखो, स्केलिंग बेस्ड ऑन अ सीपीयू मेट्रिक और एनी स्केड्यूल। सो मैं सीपीयू बेस्ड पे स्केलिंग लगाना चाहता हूं, सो आई विल गो टू ऑटो स्केलिंग। एंड यहाँ पे देखो अभी एक कंडीशन आ गई, अब ये कंडीशन को मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेट मी गो टू कॉन्फ़िगर, एंड यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंडीशन है, देखो ऑटो स्केलिंग, इसको एडिट करता हूँ, एंड यहाँ पर डिफॉल्ट इंस्टेंस काउंट, डिफॉल्ट इंस्टेंस काउंट अभी 2 है, बट नहीं, मुझे एक ही चाहिए कि एक टाइम पे एक ही, मतलब डिफॉल्ट एटलीस्ट मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली एक तो होना ही चाहिए, राइट? देन इंस्टेंस लिमिटेड, लिमिट मिनिमम, मिनिमम लिमिट 1, एक ही होनी चाहिए लिमिट। एंड मैक्सिमम मुझे चाहिए 5। मैंने आपको बोला था ना, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 20, मतलब इस वीएमएसएस में अगर 80% तक जो भी मैं कंडीशन यहाँ पे सीपीयू की लगाऊंगा, अगर वो सेटिस्फाई होती रहती है, देन इन दैट केस इट कैन क्रिएट 20 VMs एट अ टाइम, ठीक है? बट आई डोंट वांट 20, आई विल गो विद 5। देन स्केल आउट, यहां पर आ गया सीपीयू थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन, चलो 80% ही ले लेते हैं, कि जैसे ही 80% हो सीपीयू, इंक्रीज इंस्टेंस काउंट बाय 1, ऑटोमेटिकली एक इंस्टेंस क्रिएट कर लो। अगर आपने जैसे 5 डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 भी कर सकते हो, कि जैसे ही 80% हुआ, उसी वक्त 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएंगी, बट मैं चाहता हूं 1 बाय 1 हो, सो आई विल गो विद 1। देन स्केल इन, कि जहां पर सीपीयू की यूटिलाइजेशन कम हो गई, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया, अभी के लिए हम 45% डाल देते हैं, कि जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन 45% आ जाए, तो डिक्रीज इन इंस्टेंस काउंट बाय 1, कि जो क्रिएट हुए थे वो डिलीट भी होना शुरू हो जाए। Now when it is back to normal, whatever the machines has been created during the activity, it should be decreased automatically, मुझे इसको मैनुअली नहीं करना, right? So 1, and then query duration, for how long it should wait, कि अगर 80% सीपीयू चल रहा है, तो वो 80% तक, 80% के लिए कितनी देर तक वेट करे, कि अगर उसने चेक कर लिया 5 मिनट तक 80% है, देन ओनली इट शुड क्रिएट 1 मोर, है ना? तो आप ये कंडीशन यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, क्यूरी ड्यूरेशन। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया 4 मिनट्स, अच्छा मिनिमम 5 है, तो लेट्स गो विद 5 मिनट्स एंड देन सेव इट। इज इट क्लियर गाइस? कंडीशन क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन कंडीशन में? यस एवरीवन? नो सर। ऑलराइट देन, सो गो नेक्स्ट और लेट्स सेव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। या अब आती है इमेज की बारी। अब यहाँ पे बीच में क्वेश्चन था कि सर मुझे डेटा भी सेम चाहिए, है ना? तो उस डेटा के लिए यहाँ पे देखो अभी ना इमेज के ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके अलावा हम अपनी कस्टम इमेज भी बना सकते हैं। डोंट वरी, उसका टॉपिक आएगा, उससे बताऊंगा। अभी के लिए हम विंडोज सर्वर 2025 के साथ चल लेते हैं, ठीक है? विंडोज सर्वर 2025, कस्टम इमेज का ऑप्शन भी होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट।
अभी आ गया साइज, वर्चुअल मशीन का साइज। Hello, sir. ये देखो, यस Sir, प्लीज, यस प्लीज। sir, why we selected the Windows Server 2025? और क्या करना चाहते हो आप विंडोज, क्योंकि हम अगर एक वेब सर्वर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे एक वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। तो आप चाहे सर्वर 2022 ले लो, चाहे आप सर्वर 2025 ले लो, दैट इज योर चॉइस। If you want to take Okay. Linux, that is also fine with me. You can go with Linux as well. Okay, sir, got it. Got it? Yeah. Yes. Okay. Thank you. Yeah, no problem. So, guys, these are the virtual machine sizes that we can get. Again, guys, higher be the compute power, higher would be the price. आप खुद देखो, आप लैपटॉप खरीदने जाते हो, अगर आप हाई एंड लैपटॉप खरीद रहे हो तो आप उसको ज्यादा पैसा पे कर रहे हो ना उसके लिए, और एक नॉर्मल से लैपटॉप ले रहे हो तो आप नॉर्मल प्राइसिंग पे कर रहे हो। सेम वे यहाँ पे भी है। हाई एंड वीएम बनाना चाहते हो जिसके अंदर कंप्यूट पावर अच्छा हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो 8 वर्चुअल सीपीयू, 56 GB ऑफ रैम, इवन यू कैन गो अप टू दैट एज वेल। इसके बाहर भी जा सकते हो आप, जहां पर आपको मोर देन दैट 64 GB रैम भी जा सकते हो। इवन आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेट। और आप कोस्ट देखो, यहाँ पे कोस्ट देखो, अगर ये है पर मंथ कोस्ट कितनी है 7800, बट यही अगर 1 वर्चुअल सीपीयू हो गया और 14 GB रैम हो गई, द कोस्ट वुड बी 17,126 पर मंथ, है ना। एंड यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, आई गिव यू वन कैलकुलेटर ऑल्सो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है जहां पे आप सर्विसेज की प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, है ना। और फिर आप अपनी मैनेजमेंट को दिखाना चाहते हो कि यस दिस वुड बी द कोस्ट, कि अगर हम एज्योर पे जा रहे हैं तो इन दैट केस माइक्रोसॉफ्ट इतना चार्ज करेगा हमसे। ऑब्वियसली आपको आइडिया होना जरूरी है, राइट। तो उसके लिए कैलकुलेटर है एक, और यू कैन जस्ट गूगल इट, एज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर। ठीक है, ऑलवेज यू कैन कैलकुलेट इट एंड यू कैन गेट द आइडिया कि मेरे को कितना चार्ज करेगा माइक्रोसॉफ्ट। वीएम बनाना है, स्टोरेज अकाउंट बनाना है, एसक्यूएल बनाना है, ऐप सर्विस, वट कॉस्मोस डीबी, जो भी सर्विस बनाओगे बेस्ड ऑन दैट माइक्रोसॉफ्ट आपको आइडिया दे देगा कि ये कॉस्टिंग आएगी। ओके, ऑलराइट, लेट्स गेट बैक। तो अभी के लिए मैं बहुत नॉर्मल के लिए जा रहा हूँ, 1 वर्चुअल सीपीयू एंड 3.5 GB ऑफ रैम, दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस। देन लेट्स सेलेक्ट। अब अगर मुझे इस वीएम को कनेक्ट करना है, मुझे इस सर्वर को कनेक्ट करना है, जो ये वर्चुअल मशीन बनेगी, तो उसके लिए मुझे कोई यूजर नेम भी डालना पड़ेगा, राइट। सो आई विल पुट द यूजर नेम and the password. All right, licensing, okay, let's go with it. I confirm. Next, that is fine, just leave it. Disk, ये मेजर पार्ट है। डिस्क, अब जब भी हम एज्योर पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी सी ड्राइव होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव होती है, दैट इज ऑफ 127 GB, पर आप इसको 2 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो। सी ड्राइव को 2 TB तक एक्सपैंड किया जा सकता है, ओके। बट ऑब्वियसली 2 TB तक जाएगी तो 2 TB की प्राइसिंग आपको पे करनी पड़ेगी, ओके। सो लेट्स गो विद द मिनिमम। उसके अलावा अगर आपको कोई और अदर डेटा डिस्क अटैच करनी है, जैसे हमारी डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है, तो आप वो भी अटैच कर सकते हो, राइट। प्राइसिंग बढ़ जाएगी ऑब्वियसली उसमें अगर आप अटैच कर रहे हो तो, ज्यादा नहीं बट बहुत, लाइक मिनिमम वन यू विल बी एबल टू गेट, ओके। सो वी विल टॉक अबाउट इट, अभी के लिए इसको ऐसे रखते हैं। देन गो टू नेक्स्ट, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ऑल्सो इज अ मेजर पार्ट गाइस, है ना, क्योंकि बिना नेटवर्क के वी विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट। तो अभी के लिए मुझे पब्लिक आईपी चाहिए होगा, सो यू हैव टू वेरीफाई। ये देखो, ये निक कार्ड बन रहा है, निक कार्ड, है ना। जो भी मेरे साथ अभी एमसीएसए में है वही सब चीजें उनको, दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो एडिट, मुझे पब्लिक आईपी चाहिए इस पे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट पब्लिक आईपी अनेबल्ड। इन सम केसेस गाइस इट इज डिसेबल्ड, तो आपको ये चेक करना है वेदर इट इज अनेबल्ड और नॉट, ओके। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अनेबल इट, और मेरे केस में ऑलरेडी enabled है, I will be able to get it. Then load balancing, no, we don't want any load balancer. Yes,
in coming days we have the lecture of Azure Load Balancer and Application Gateway, so don't worry about it. For now, let's just select as none, then go to next, management. Let it be as it is. No need to make any change. Microsoft Entra ID login. If let's say आपको Entra ID से login करना है इन virtual machines पे, तो आप इनको enable कर सकते हो. But as of now, it is not needed. Then go next, health. Yes, we want the monitoring, so we will enable it. And as of now, I will just enable port 80 because we don't have the certificate. So I'll just go with port 80 only. Okay, then save. And then review and create. So this is the just you can see the validation. जब भी Azure पे सर्विस कॉन्फ़िगर करोगे, you should get the validation passed option. कुछ केसेस में अगर एरर आ रहा है, so you have to remove the error. आपको देखना पड़ेगा वो एरर क्यों है, ठीक है? Then create. अब इसका ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है एंड ऑल, ये सब चीजें बहुत फिर इन डेप्थ में जाने वाली हैं. वी विल टॉक अबाउट इट. एनएसजी क्या होता है? एनएसजी इज काइंड ऑफ फायरवॉल आप इसको बोल सकते हो, जहां पे आप इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो अपनी वर्चुअल मशीन्स की, ठीक है? मीनवाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन है जब तक क्रिएट हो रहा है, यू मे आस्क योर क्वेश्चंस. गाइस सी, मेरे सेशंस इंटरेक्टिव होते हैं, राइट? सो व्हेनेवर यू विल फील लाइक, जस्ट डू लेट मी नो योर क्वेश्चंस सो दैट हम एक प्लेटफॉर्म पे सर हमें पता हो चीजों का. यस प्लीज आजम. सर वो जो पब्लिक आईपी जो इनेबल करे, वो नेसेसरी है इनेबल करना, या फिर डिसेबल भी रख सकते हैं अगर यस, अब कंपनी उसमें, को? यस उसमें अब दो चीजें हैं मोस्टली. हम्म, पब्लिक आईपीज जो होती हैं वो फायरवॉल्स पे एक्सेस, फायरवॉल पे एनेबल करके रखते हो आप. वीएम्स पे ओ, पब्लिक आईपी एनेबल नहीं करके रखते, ठीक है? अच्छा. बट अभी के लिए अगर हमने फायर ऐसा, हाँ जी. अगर फायरवॉल भी लगा हुआ है, एनएसजी एनएसजी हम्म, लगेगा ना? नहीं तो नहीं, उधर वो फायरवॉल, सर, फिर हम फायरवॉल फायरवॉल ही नॉर्मल, बनाएंगे. यस एग्जैक्टली, हाँ. तो फायरवॉल बनाएंगे, फायरवॉल पे रूल वो डिफाइन कराएंगे. हाँ, तो पब्लिक आईपी वो इनेबल रहना चाहिए. एग्जैक्टली, सही है, हाँ. तो ठीक जो है, आईपी मिलेगा वो पहले फायरवॉल को मिलेगा बेसिकली. राइट. आईपी मिलेगा फायरवॉल को, फिर आप फायरवॉल पे फिर रूल डिफाइन करोगे कि अगर इस हाँ. पब्लिक आईपी को कोई आरडीपी कर रहा है तो इट शुड बी हम्म रीडायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, हम्म है ना? तो वैसे होगा. अभी सर के लिए वो यहाँ पे समझ. कुछ बना नहीं हुआ, तो इसलिए मैं पब्लिक आईपी असाइन कर रहा हूँ. वो कंफ्यूज कर देगा अगर हम्म मैं सारी चीजें एक साथ आज ही कर दूंगा तो. दैट इज वाई. हम्म हेलो यस प्लीज. सर, जैसे ये एज्यूर का आप हमें इंटरफेस थोड़ा ऐसे बता रहे हो, कोई ऐसा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इसका जो ऑफलाइन ही चलता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. सर मेरा एक क्वेश्चन है. लेकिन हाँ जी, ये फर्स्ट ये अजूर का सब्सक्रिप्शन करते हाँ जी, फॉर द प्रैक्टिस. हाँ जी. लेकिन ये फर्स्ट मंथ $200 पे करना पड़ता है. तो उसमें वो अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी 11th मंथ अपने को एक लिमिटेड के लिए सर्विसेज यूज करने के लिए भी कर सकते हैं ना अपन? बहुत लिमिटेड सर्विस, पर उसमें फिर आप सारी सर्विसेज, फायरवॉल से अगर बात करो तो नहीं बना पाओगे, राइट? वर्चुअल हाँ. मशीन की बात करोगे तो सिर्फ वन वर्चुअल, वो एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो जिसको वन वर्चुअल सीपीयू ही असाइन किया जा सकता है. तो बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं फिर वहां पे. तो अगर ये हम लोग को अगर अनलिमिटेड चाहिए, मतलब उसको तो कहाँ पे कर सकते हैं, जब फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है, ये सब पूरा सेटअप गो करना विद है तो? गो विद पे एज यू गो. देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करो. पे एज यू गो पे जाओ, ठीक है? हम्म और जैसे ही आपकी लैब कंप्लीट हो जाए, आपको आपका हाँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, डिलीट एवरीथिंग. हाँ. आई विल मेक यू श्योर कि आपके जो एक महीने का बिल आएगा, मैक्सिमम 800 से 900 रुपए आएगा, 800 से 1000 रुपए आएगा मैक्सिमम, तो अगर आप टू उसको टू अच्छे से हंड्रेड यूज वाला कर रहे सिलेक्ट हो. हमको एक चीज अगर बताना था 200 वाला अभी. नहीं करना है, वन बाय वन, वन या बाय वन, वो सेशन से पहले नेसेसरी मुझे है एक टू चीज और हंड्रेड वाला? कंफर्म करनी थी कि वन बाय वन. लैब अब हम नेटवर्किंग्स भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हमारा अज्योर का पोर्टल जो है, हम पोर्टल पे एक्सेस दे रहे हैं. अगर किसी को अपना क्रेडिट कार्ड नहीं डालना है अज्योर के पोर्टल पे, तो हम अपनी लैब भी दे रहे हैं. अगर आपको
लैब लेनी है तो आप हमसे भी लैब ले सकते हो, क्योंकि दैट्स क्रेडिट ग्रेट। कार्ड में कई बार देखो, मैंने कई लोगों के साथ देखा है, उनके बिल्स मैंने 500-500 डॉलर भी देखे हैं, वो सर्विसेज को बंद करना भूल गए। भूल जाते हैं, राइट। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप लैब ले लो। देखो, वो ऐसा नहीं कि मैं फोर्स कर रहा हूँ कि मेरे से ले लो, आपको अपना कार्ड डालना, आप अपना कार्ड डाल दो अज्योर के ऊपर। अगर नहीं आपको वो रिस्क लेना तो लैब हम भी देंगे, सेम लैब होगी जहाँ पे आप कोई लिमिट नहीं होगी, आप अपना सब कुछ यूज कर सकते हो। दैट्स सर ग्रेट। अलग से लैब लेने के लिए फिर वो कोर्स में इनबिल्ड होगा कि वो अलग से होगा फिर? हाँ, नहीं कोर्स में। ऑलरेडी आप लोग देंगे ना 2 महीने के लिए एक्सेस हो लैब। हाँ जी। हाँ, जैसे मैंने हाँ कोर्स इनरोलमेंट किया तो उसमें तो मुझे लैब एक्सेस तो मिलेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि आपने लैब के साथ लिया या नहीं लिया, वो अपने काउंसलर से एक बार पूछ लेना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। दैट्स अ गुड ऑप्शन हम्म, गाइस, राइट? इफ यू डोंट वांट, क्योंकि आपके पास कई बार ऐसा होता है, अगर आपने ऑलरेडी वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है, वन पर्सन ओनली कैन यूज वन क्रेडिट कार्ड ऑफिस, है ना? सर मेरा तो काउंसलर ये अपना विनय करके है, तो वो मेरे को ऐसा बोला था कि जब वैसे आपको। सर एक मेरा क्वेश्चन है दैट इज अ बैक एंड डिस्कशन यार, आप काउंसलर से बात करना, ओके? यू विल गेट इट सॉर्टेड, सर। डोंट वरी अबाउट इट। यस उपेंद्र, गो हेड। टेक्निकल क्वेश्चंस पूछो अभी। सर ये 500 या 700 के अंदर एवडी भी कवर होगा क्या? वर्चुअल डेस्कटॉप, हाँ जी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। फिजिकल वर्चुअल डेस्कटॉप एवडी। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सर मतलब ऐसे बेसिक टॉपिक रहेगा या उसका फुल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? वो उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि एवीडी ना तो 104 में है, ना 500 में, ना 700 में है। बट जस्ट टू गेट यू सम आइडिया, हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके सर। यस। सर जो 500 और और 700 इसका सर एक बार टॉपिक सा शेयर कर सकते हैं क्या, 104 का और सब 500 मिलेगा, का? सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, डोंट वरी। सॉरी सर हाँ जी। सर दोनों नोट्स वगैरह भी शेयर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास तो Everything नोट्स। you will be getting once we will start our classes, or once you will get enrolled in this course, you will be getting all the PPTs, the study materials, the interview questions, the CV preparation, every help you will be getting from my side. ओके Okay? सर, Yes. थैंक यू सर। सर ये What's up, बेसिकली Rupen? ये क्लाउड की रिगार्डिंग है कि किसकी रिगार्डिंग है? सर मेरा क्वेश्चन है कि जब ये 104 का एग्जाम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 2 मंथ या 3 मंथ जो भी है, तो उसके 500 का क्लास कितने दिन मतलब आप ही लोगे या फिर नया मुझे वेट करना पड़ेगा? क्योंकि कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, ये कंटिन्यू क्लासेस हैं। 104 खत्म करेंगे, हो सकता है हम 3-4 दिन का गैप लें या हफ्ते का ओके गैप लें, उसके बाद सेम ट्रेनर साइड से ही अपन अगला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर, क्योंकि मेरा तो 4 महीने का गैप हो गया ना, फिर वो फॉलो आउट होगा क्लास के बाद से ये। It would be continued, don't worry. वो ओके जैसे ही 1.04 खत्म होगा, we'll start with 500. ओके सर। सर Yeah, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ स्टार्टिंग कौन सा है 104 पर? that Gaurav गाइस, sir will कल tell. आपको बता दूंगा, कल आपको अपडेट कर दूंगा इसके बारे में, ठीक है? ओके। सर ये जो लैब है और क्लासेस है, ये सिक्योरिटी की रिगार्डिंग है या क्लाउड की रिगार्डिंग है? दोनों रहेगा भाई इसमें। एवरीथिंग राइट, जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो सारी चीजें हेलो। क्लाउड पे ही हो रही हैं। अगर आप सिक्योरिटी बात कर रहे हो वो भी क्लाउड पे हो रहा है, नेटवर्क कर रहे हो वो भी क्लाउड पे हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम कर रहे हो वो भी क्लाउड पे हो रहा है। ठीक है। हेलो। यस प्लीज। सर ये वीएमएस में जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं या इंस्टेंस लिमिट को अगर हमें अब डाउन या बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना होगा, हम्म। तो हम लाइव सिनेरियो में करते हैं या इस वीएमएस सर्विस को ऑफ करके करते हैं? लाइव सिनेरियो में भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल, किस सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, बेस्ड ऑन दैट। तो ओके। उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ते डेटाबेस पे? डेटाबेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डेटाबेस तो पीछे, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ आपको कि ये सारी वर्चुअल मशीन्स हैं, ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही हैं। ओके। देखो मैं डायग्राम समझाता हूँ, इतने टाइम ये क्रिएट हो रहा है। आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो मान लो ये 5 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो गई मेरी। राइट, ये 5 वर्चुअल मशीन है, इनके पीछे पड़ा है डेटाबेस। या ये ले लो, ये अच्छा सा है।
राइट। ये वर्चुअल मशीन अब क्या कर रही है, यहाँ पे डेटा डंप कर रही है सारा। अब मुझे ये बताओ कि डेटाबेस पे क्या इंपैक्ट आएगा इसका। कोई वर्चुअल मशीन डाउन है, चल रही है, नहीं चल रही है, इससे डेटाबेस को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। बताओ क्या फर्क पड़ जाएगा इससे डेटाबेस को? नहीं सर, कुछ वो नहीं तो वहीं होगा। का वहीं पड़ा है ना। हाँ हाँ। इनको इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये डिलीट हो जा रही है, इसने डिलीट कर, इसने कोई डेटा जनरेट करा, डिलीट होगी। डेटा तो यहाँ के स्टोर हो रहा है ना, सर्वर का तो कोई मतलब ही नहीं है। नाउ गॉट माय पॉइंट। जितना सर्विस उसने प्रोवाइड किया डेटाबेस में स्टोर हो गया। स्टोर हो गया, दैट्स इट। ओके। क्लियर? ओके सर। या क्या सर चल ये रहा है रिसोर्स उधर? ग्रुप ओके, का इट्स डन। वापस हेलो। डेफिनेशन बोलोगे? we'll we'll discuss it, एक सेकेंड जस्ट, let's discuss about this topic. मैं अभी लेता हूँ आपके क्वेश्चंस बाद में, क्योंकि वी हैव इट्स ऑलरेडी 10:30 और अभी तक हमारा एक ही टॉपिक गया है। सो जस्ट वेट फॉर इट। तो यू कैन सी VMS as it is created, so let's go to this resource। एंड यहाँ पर जब आप इंस्टेंस पे जाओगे तो अभी देखो आपका सिर्फ एक इंस्टेंस आपको मिला है। अच्छा, इवन देखो लोड पड़ा है उसके ऊपर, ये ऑटो क्रिएट भी कर रहा है, राइट? क्योंकि इसका वर्चुअल मशीन जो साइज था वो बहुत कम था, राइट? देखो 4-5 मिनट से वो बन रहा था बैकएंड पे, वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई थी, बट हमने कॉन्फ़िगरेशन इतना कम लिया है तो वो ऑटोमेटिकली उसने एक इंस्टेंस और क्रिएट करना शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली। इवन अभी तो हमने लोड डाला भी नहीं है। सो लेट्स चेक कि लोड कितना पड़ रहा है। ओवरव्यू पे जाओ, गो टू मॉनिटरिंग, एंड यहां देखो कितना आ रहा है CPU यूसेज। 96% चला गया है। कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, यस और नो? सर 80 यस लगाई सर। थी यस हमने, सर, यस सर। 96% गई, तो उसने एक और बना ये दिया अभी। अभी तो मैंने वो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। एग्जैक्टली अभी तो मैंने वो सॉफ्टवेयर चलाया भी नहीं अपना कि मैं CPU पे स्ट्रेस डालूं। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम ली, क्योंकि मुझे आपको बहुत जल्दी दिखाना था, दैट इज वाई। 1 वर्चुअल CPU एंड 3.5 गीग ऑफ मेमोरी हमने लिया है, जो रियल टाइम में तो होता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी, एक सर्वर को, अगर नॉर्मल सर्वर को भी मुझे रन करना है तो एटलीस्ट मुझे 8 GB रैम तो चाहिए। और आप लोग MCS से वाले सारे रिलेट कर सकते हो इस वक्त ये चीज, यस है सर। ना? यस। तो अब जैसे ये कम होना शुरू होगा, देन ओनली वो डिलीट होगी। नहीं तो वो 5%, 5 मिनट और वेट करेगा, एक और बना देगा। 5 मिनट और वेट करेगा, एक और बनानी शुरू कर देगा। इट विल गो लाइक दिस। ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, वैसे तो चल ही लोड पड़ ही रहा है, बट मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि हम लोड कैसे डाल सकते हैं सर्वर के ऊपर। लेट मी गो टू सेटिंग्स, नहीं सेटिंग्स नहीं, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ओके वेट, नेटवर्क, या नेटवर्क, नेटवर्क सेटिंग्स। यहाँ पे एक NSG बना होगा, NSG में मैं एक RDP का रूल लगा देता हूँ मशीन को कनेक्ट करने के लिए। ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट आर दीज रूल्स एंड ऑल। तो अभी के लिए मैं डेस्टिनेशन इज एनी, और सर्विस को मैं RDP कर देता हूँ 3389। ठीक है, एंड देन लेट्स ऐड इट। अच्छा, नेम डालना पड़ेगा, RDP कनेक्ट। ओके, इट विल नॉट टेक स्पेस। ऐड। अब किसी एक वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करते हैं। लेट्स गो टू इंस्टेंसेस अगेन, ओपन करो इसको। पब्लिक आईपी हमने एनेबल किया था, सो वी कैन कनेक्ट इट यूजिंग पब्लिक आईपी। लेट्स कॉपी इट्स पब्लिक आईपी एंड RDP into it। राइट। यूजर नेम जो पासवर्ड आपने डिफाइन किया था वो डाल दो, VMSS बनाते वक्त दिया था ना यूजर नेम पासवर्ड। द सेम थिंग यू हैव टू पुट हेयर, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक RDP ऑफ दिस मशीन। अब जो ये मशीन है ये कहाँ रन हो रही है? एज्योर के डेटा सेंटर पे। ठीक है। बाकी इस कंसोल से आप ऑलरेडी, आपको पता है ना, क्योंकि आप MCSA में पढ़ रहे हो ये चीजें। तो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप रिलेट कर पाओगे अब, और आपके लिए एज्योर सीखना आसान हो जाएगा।
देखो लोड कितनी देर में हो रहा है, अगर यही कॉन्फ़िगरेशन अगर अच्छी होती, 1-2 सेकंड के साथ ही मेरा जो स्क्रीन है आ जाती वीएम की, है ना। सो इट्स जस्ट टेकिंग टाइम, दैट इज ऑल बिकॉज कि हमने कॉन्फ़िगरेशन इसको ज्यादा अच्छा नहीं दिया। और इवन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी, अब इसके ऊपर और लोड डालते हैं एंड देन वी विल सी हाउ इट्स गोइंग। Okay, so let's go with it. That is fine. Accept. Okay, so this is the console, guys. है ना, यहाँ पे अब आप अपना फाइल सर्वर बनाओ, वेब सर्वर बनाओ, दैट इज ऑल योर चॉइस। पर मुझे इस पे लोड डालना है, तो लोड डालने के लिए देखो, अगर मैं अभी के लिए इसका यूसेज चेक करूं, सो लेट मी चेक द यूसेज। जावेद, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? टास्क मैनेजर। देखो अभी सीपीयू यूसेज कितना जा रहा है इसका, लेट्स चेक इट आउट। ये तो यार ऑलरेडी हमें चलाने की भी जरूरत नहीं है। 80%, 60, 98, ये देखो 93%, 98%, 104 चला गया। दैट इज ऑल बिकॉज कि इसका कॉन्फ़िगरेशन इतना हाई नहीं है, सो इसलिए सीपीयू बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता हमें वो सॉफ्टवेयर भी डालने की जरूरत है, बट अगर आप कभी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ कर रहे हो तो उस केस में एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिससे आप सर्वर के ऊपर स्ट्रेस डाल सकते हो, सर्वर के सीपीयू के ऊपर स्ट्रेस डाल सकते हो। ठीक है, लेट मी शो यू दैट। कंफर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। सॉरी मैं सर मैं अभी सॉरी मैं थोड़ा देर लेट हो गया था। सर मुझे इसमें कौन से टॉपिक से सर करिए मतलब अजूर में कर रही है सर कोई अभी चल रहा टॉपिक है अभी जावेद, वर्चुअल मशीन स्किल ठीक सेट है टॉपिक चल रहा है अभी ये। ठीक है। ठीक है ओके सर ओके सर या सो सीपीयू स्ट्रेस जैम करके एक सॉफ्टवेयर आता है, जैम, दिस वन राइट। सो क्लिक ऑन इट, छोटा सा फ्रीवेयर टूल है ये। वैसे जरूरत नहीं है, हमारे केस में ऑलरेडी इतनी जा रही है यूटिलाइजेशन, है ना, तो वी नीड नॉट टू डू इट। ऑलरेडी 90%, 99% ऐसे जा रहा है, बट आई विल जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम डूइंग इट, देन डाउनलोड। Meanwhile, let's check what's going on with it. Let me refresh. Okay, two are healthy. ठीक है, तो let's put the load again and then we will see कि कैसे वो अगर एक और बढ़ा रहा है या कैसे चल रहा है अभी। क्योंकि अब दो मशीन लोड शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दो कर रही हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा एक और वर्चुअल मशीन बनने में, राइट। सो लेट मी इंस्टॉल इट एंड देन वी विल सी। अपन
It got stuck, but let me refresh. सर एक बार CPU सर यूटिलाइजेशन देखिए इसमें। CPU utilization is already going up to 100%. सर जो अभी लेटेस्ट सर्वर बना है ना, उस पे हम लोग लोड डाल दे तो ये ऑलरेडी 80% के ऊपर जा रहा नहीं कोई बात नहीं, इसी पे हो जाएगा, वेट. है। ओके डन, राइट. सो वो ऐसा नहीं है, कंबाइन लोड काउंट होगा अब. ओके ऐसा मत समझो दोनों दोनों पे इक्वल लोड पड़ रहा है इस वक्त. डोंट थिंक लाइक दैट, है ना. जैस अब एक एक सर्वर का लोड काउंट नहीं हो रहा. अब जो VMSS के अंदर वर्चुअल मशीन है वो सबका लोड काउंट करके एक एवरेज लोड बना रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? सर ओके सर। या तो ये अलग अलग VMs का लोड नहीं है अब. वहां पे भी इतना ही होगा लोड, उस मशीन पे भी, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम ले लिया. आई एक्सेप्ट. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ये बिल्कुल ही हैंग कर देगा सर्वर, देखना. एंड देन एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू सी वन मोर वर्चुअल मशीन. ओके अभी नहीं बना है. फिनिश. Okay, so let's put the load. You can start it. Continue. अभी वेट करो. इसमें डाल दिया, फिर 100% कर दिया लोड, देखो. राइट. तो अब ये सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा. जितने भी VMSS के अंदर वर्चुअल मशीन्स होंगी उन सभी के अंदर ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा. सर अभी वर्चुअल मशीन ऑटो स्किल सेट टॉपिक दिख रहे हैं सर। हाँ जी. अब ये ऑटो स्किल सेट है सर ये टॉपिक। ऑटो स्केल, यस. VMSS वर्चुअल मशीन स्केल सेट. चलो लेट्स वेट फॉर इट. मीनवाइल एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा और दिखने में. मीनवाइल में आपको दूसरा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, देन विल ट्राई टू कॉन्फ़िगर दैट आल्सो. अब मेरे पास ऑन प्रिम फाइल सर्वर है फॉर एग्जांपल. ये मेरा फाइल सर्वर है जो मेरे कहाँ पे पड़ा है, कंपनी में, कंपनी के डेटा सेंटर में पड़ा है. राइट. और इसको मल्टीपल ऑफ माय यूजर्स और जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, राइट, यहाँ पे मेरा फाइल सर्वर ही एक्सेस करते हैं. ये लोग मेरे फाइल सर्वर को डेली बेसिस पे डेटा अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वट जो भी इनका टास्क है, बेस्ड ऑन दैट दे यूज टू डू इट. ठीक है. अब एक तो मेरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डिजाइन ये किया हुआ है कि चलो मेरे पास लोकल ही फाइल सर्वर पड़ा हुआ है और डेटा जो पड़ा है मेरा लोकल ही डेटा सेंटर में है. ठीक है. बट मैं अपने डेटा को एज अ बैकअप भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस देना चाहता हूँ अपने डेटा का, तो ऑब्वियसली मैं उसको अपने लोकल नेटवर्क में तो घुसाऊंगा नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम द एक्सेस ऑफ माय लोकल नेटवर्क या फिर मेरे कंपनी के नेटवर्क का. मैं उसको गेस्ट एक्सेस देना चाहता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, है ना. तो एक तो सॉल्यूशन, एक तो मेरे पास ये भी सॉल्यूशन है कि मैं, मेरे पास डेटा की दो कॉपी जनरेट हो जाएंगी. एक तो लोकल सर्वर पे पड़ा है, और साथ साथ मैंने क्या किया, डेटा को अपने एज्योर क्लाउड पे भी सिंक करवा दिया. जैसे डेटा की कॉपी जनरेट हुई, सिंक हो गया क्लाउड पे. और अगर मुझे किसी गेस्ट को अब एक्सेस देना है, लेट्स से दिस इज गेस्ट. नाउ रादर देन गिविंग एक्सेस ऑफ माय फाइल सर्वर, मैं गेस्ट को गेस्ट एक्सेस दूंगा, और जहां पर मैं बहुत सारी कंडीशंस लगा सकता हूं कि ये एक्सेस सिर्फ 15 मिनट के लिए ही चलेगा. दैट दिस यूजर कैन एक्सेस द डेटा फॉर 15 मिनट्स ओनली. ये यूजर सिर्फ
अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फोल्डर्स हैं, ऑब्वियसली वो सारे फोल्डर्स यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये जो गेस्ट है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फोल्डर को जो जो इस पे जिस पे इसको काम करना है, राइट, आई वांट टू गिव द एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फोल्डर ओनली। मैं वो डिफाइन कर सकता हूँ। उस पर्टिकुलर फोल्डर पे यूजर के पास रीड एक्सेस हो, रीड ओनली हो या फुल कंट्रोल हो, वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सो मल्टीपल सिक्योरिटी। अच्छा एक चीज और, कि अगर ये यूजर एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी से रिक्वेस्ट भेजेगा तभी ये मेरी स्टोरेज को एक्सेस कर पाए, या ना तो ना ही कर पाए। एक पर्टिकुलर आईपी मैं डिफाइन कर दूंगा कि अगर मेरे फाइल पे, मेरी स्टोरेज पे इस पर्टिकुलर आईपी से रिक्वेस्ट आ रहा है तभी उसको अलाउ कराओ, नहीं तो मत करवाओ। सो दीज मल्टीपल थिंग्स कैन बी मैनेज्ड if I am storing my data on cloud। और ऑब्वियसली मेरे पास एक सेकेंड सोर्स ऑफ डेटा भी है कि भाई मेरा डेटा कहीं और भी पड़ा है, सो दैट अगर कुछ कल हो जाता है, या फिर मेरी कंपनी ने यही प्लान कर लिया, आजकल यही प्रोजेक्ट है कंपनीज के पास माइग्रेशन के, कि भाई ऑन प्रिम का सारा डेटा क्लाउड पे माइग्रेट करना है। ये भी एक आजकल मतलब मोस्टली 90% केसेस में आपके पास यही रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं जहां पे दे वांट टू मूव देयर डेटा ऑन क्लाउड। तो इन सिनेरियो के लिए भी हम इस सर्विस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन प्रिम बनाएंगे फाइल सर्वर, राइट, एंड देन उसको डेटा को जो है हम सिंक्रोनाइज करा देंगे किसके पास, क्लाउड के साथ, ठीक है। सो दिस इज एज्योर फाइल सिंक। स्टोरेज के बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे हमारे। फाइल सिंक हो गया, देन बैकअप हो गया, क्लाउड बैकअप हो गया, है ना, डिजास्टर रिकवरी हो गया। सो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक वी विल बी डिस्कसिंग इट इन फ्यूचर। सो लेट मी जस्ट मिनिमाइज इट, और मीनवाइल उसका एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं, एंड देन वी विल सी क्या हो रहा है। सी, थर्ड मशीन बननी शुरू हो गई है, राइट। ऐसे ऐसे करके मैक्सिमम कितने तक जाएगा ये, 5। 5 तक। एम आई क्लियर एवरीवन? अब देखो 5 तक वेट नहीं करते यार, नहीं तो सारा यस टाइम सर, हमारा इसी में चला जाएगा, 100%। राइट। यस सर। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, राइट। एक काम और कर लेते हैं बस। कंसेप्ट होते जा रहा है क्लियर सर। थैंक एग्जैक्टली यू। exactly. एक काम कर लेते हैं, अब इसको स्टॉप कर देते हैं। अब देखते हैं कि वर्चुअल मशीन डिलीट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। मीनवाइल हम अपना फाइल सिंक डिस्कस कर लेते हैं, चलेगा। ओके सर। ओके सर। चलो, वैसे मेरे को लग रहा है जाएगा नहीं नीचे, क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही नॉर्मल भी 90% चल ही रहा है। हाई में बट ऑलरेडी। एनीवेज, हाँ एग्जैक्टली, बट विल सी, ठीक है, विल सी दिस। एक और क्लियरिटी हो जाएगी हमें। तो सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट। एज्योर में डेटा से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है, डेटा डालना है, अपलोड करना है, एक्सेस देना है किसी को, बिना स्टोरेज अकाउंट के नहीं होगा। बैकअप लेना है इवन, बिना स्टोरेज अकाउंट के नहीं होगा। सो वी हैव टू क्रिएट द स्टोरेज अकाउंट। सेम वे इफ आई वांट टू कॉन्फ़िगर द फाइल सिंक सर्विस, मुझे सबसे पहले एक स्टोरेज अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना। स्टोरेज अकाउंट के अंदर मैं फाइल शेयर बनाऊंगा, ब्लॉब सर्विस, ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी ज्यादा जाऊंगा नहीं इन चीजों पे, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसको आराम से। फाइल शेयर, अभी के लिए हमें फाइल शेयर बनाना है, ओके। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। या तो सर्च कर लो स्टोरेज अकाउंट, मेरे केस में अभी दिख रहे हैं बिकॉज आई वाज डूइंग सम टेस्टिंग। सो आई कैन जस्ट गो टू डायरेक्टली स्टोरेज अकाउंट, and then I can create my storage account. Create रिसोर्स ग्रुप। देखो मैंने क्या कहा, हर चीज के लिए कोई भी सर्विस बना लो, रिसोर्स ग्रुप इज ऑलवेज मस्ट, ठीक है। सो लेट मी गो विद RG2 स्टोरेज अकाउंट। जो नेम है इट शुड ऑलवेज बी यूनिक, है ना। तो मैं क्या दे रहा हूं नाम इसको, माई स्टोरेज ऑन, व्हाट्स द डे टुडे, 1 दिसंबर, DEC। स्मॉल करेक्टर्स लेगा ये, कैपिटल नहीं लेगा, ठीक है। सो वी आर गुड। देन
रीजन, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, प्रेफर स्टोरेज टाइप, लीव इट, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और प्रीमियम, वी विल गो विद द स्टैंडर्ड, ठीक है। देन रिडंडेंसी, ये भी अब होता है डेटा की रिडंडेंसी कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3, वैसे यहाँ पे डेटा लेवल पे भी आपके पास बैकअप के ऑप्शंस है। कॉन्फ़िगर करते जाओगे, यहाँ पे LRS है, लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, जो सबसे सस्ता है। LRS क्या होता है, मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा अभी, बट अभी जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम LRS के साथ ही कॉन्फ़िगर करेंगे इसको। LRS क्या है, लोकल रिडंडेंट स्टोरेज। जो कंपनी का डेली का जो डेटा है वो है क्या उसका मीनिंग, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, लोकल रिडंडेंट स्टोरेज क्या कहता है कि हम्म। अगर, सॉरी डायग्राम का है, अगर एक सर्वर, मान लो जो स्टोरेज क्रिएट हुआ वो इस स्टोरेज डिवाइस पे हुआ, जैसे NAS होती है ना, स्टोरेज डिवाइस NAS होती है कंपनी में, तो उन्होंने भी स्टोरेज खरीद रखी होंगी, माइक्रोसॉफ्ट ने भी, जहाँ पे बहुत उनके पास स्पेस अवेलेबल होगा हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो लोकल इंटरनेट स्टोरेज क्या कहता है कि अगर स्टोरेज अकाउंट मान लो यहाँ पे क्रिएट हुआ, इस डिवाइस पे क्रिएट हुआ, और ये डिवाइस कभी डाउन हो गया, तो सेम डेटा की कॉपी मेरे 3 डिफरेंट रैक्स में पड़ी होगी। एक रैक ये हो गया, एक रैक ये हो गया, और इस रैक पे ये सर्वर हो गया। अगर मैंने LRS ले रखा है और एक फाइल ये बनी, ये फाइल, ये फाइल मुझे अपलोड करानी है अपने स्टोरेज अकाउंट पे, तो ये फाइल इस सर्वर पे भी जाएगी, आई मीन इस स्टोरेज डिवाइस पे भी जाएगी, ये फाइल इस स्टोरेज डिवाइस पे भी जाएगी, और ये फाइल इस स्टोरेज डिवाइस पे भी जाएगी। अब इसका फायदा क्या हुआ, एक डिवाइस फेल हुआ, मेरे डेटा फिर भी अवेलेबल है, मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि कोई डिवाइस फेल है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट को पता है। अल्टीमेटली मैं तो यूजर हूं, मैं तो सर्विसेज एक्सेस कर रहा हूं, प्रोवाइडर थोड़ा ना हूं। सो प्रोवाइडर शुड बी वरीड अबाउट कि मेरा कौन सा हार्डवेयर फेल हुआ है। एज अ एंड यूजर मेरे लिए सर्विस अवेलेबल है मेरी, है ना। हाँ, अगर मान लो पूरा डेटा सेंटर ही डाउन हो गया, LRS के केस में आई विल नॉट बी एबल टू गेट माई डेटा अनटिल और अनलेस पूरा डेटा जो डेटा सेंटर है वो अप नहीं होता। मान लो ये डेटा सेंटर कहीं अहमदाबाद में था, है ना, पूरे अहमदाबाद में पावर आउटेज हो गया या इंटरनेट आउटेज हो गया, राइट, उस केस में ऑब्वियसली मेरे को डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने LRS ऑप्शन चूज किया है। अब उस केस में फिर मेरे पास और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे आपको ZRS का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास GRS का ऑप्शन आ रहा है, तो वो सब चीजें आप सेलेक्ट करके आप बना सकते हो, ठीक है। ये सब एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए LRS के साथ ही चलते हैं, देन गो नेक्स्ट। REST API, अभी कुछ हम API वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे, लेट इट बी एज इट इज। एक्सेस टीयर, हॉट टीयर, कूल, कोल्ड, ये भी एक प्रोसेस होता है डेटा का, जो डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड होता है उसको हमेशा हमें हॉट टीयर में रखना चाहिए, राइट। और जो डेटा मान लो 5-6 महीने बाद कभी एक्सेस होना है, राइट, तो उसको कूल टीयर में रखना चाहिए, क्योंकि हॉट टीयर कंपैरेटिव महंगा होता है कूल के, है ना। जैसे आर्काइव कर देते हैं ना, हम डेटा को आर्काइव करके रख दिया हमने कि कल जरूरत होगी तो निकाल लेंगे, राइट, बट जो डेटा डेली के डेली एक्सेस होना है उसको हमें हॉट टीयर में रखना चाहिए। हॉट टीयर में क्या होता है, डेटा की रीड राइट स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। सो लेट्स लीव इट, आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, ऑप्टिमाइज फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड एवरीडे यूसेज सिनेरियोस, राइट। सो लेट इट बी, गो नेक्स्ट। नेटवर्किंग, अभी के लिए हम पब्लिक नेटवर्क एक्सेस बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कोई प्राइवेट एंड पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, वो बहुत एडवांस टॉपिक है जो आएंगे हमारे लाइक मॉड्यूल में। सो लीव इट फॉर नाउ। सर उसमें थर्ड ऑप्शन कोल्ड था। कोल्ड जो मतलब काइंड ऑफ आर्काइवल ही बोल सकते हो आप उसको,
मतलब 2 या 3 ईयर तक कोई यूज ना हो तो राइट कोल्ड में आते राइट हैं। राइट, रादर देन डिलीटिंग इट आपने उसको कोल्ड ईयर में रख दिया कि ओके। जब कल चाहे चाहिए तब होगा तो कभी ले निकाल सकते हैं। लेंगे। एग्जैक्टली उससे क्या होगा, आपकी प्राइसिंग भी थोड़ी कम चली जाएगी, वो डेटा को जहां आप रख रहे हो तो प्राइसिंग भी कम हो जाएगी, और फॉर अ सेफ साइड आपका डेटा भी पड़ा हुआ है ना। ओके, या तो दैट ऐसे मीन्स हॉट एयर जो डेली बेसिस पे यूज हो रहे हैं हॉट एयर में आ गए, कूल में अगर विद इन 6 मंथ यूज करने हैं कूल में आ गए, एग्जैक्टली और 2 to 3 ईयर के बाद अगर यूज करने हैं तो कोल्ड में तो आ गए। कोल्ड में चले गए। आगे फिर उसमें आर्काइवल भी आता है, वो फिर जब आप बनाएंगे तब आएगा। तो अभी के ओके। लिए यहाँ पे ये तीन ही दिखा रहा है, बस इसको इसके और भी ऑप्शन आते हैं। ओके ठीक सर। है। हाँ ओके, जैसे अभी प्राइवेट एंड पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं बनाया, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट कीपिंग इट ऑन द पब्लिक। देन गो नेक्स्ट, डीएलपी डेटा प्रोटेक्शन। ये क्या कहता है, अनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब। सॉफ्ट डिलीट क्या होता है कि अगर मान लो मैंने कुछ डिलीट कर दिया तो मैं उनको 7 दिनों तक, जो भी मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम डिफाइन किया है, उस दिनों तक मैं उसको दोबारा रिटेन कर सकता हूँ। कोई मुझसे एक्सीडेंटली डेटा डिलीट हो गया, आई कैन गेट इट बैक विद इन 7 डेज। या फिर मैं और जो टाइम यहाँ पे डिफाइन करूंगा वो कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, चॉइसेस आर्स ओनली। सो लीव इट। सर इसका कोई लिमिट है या डिपेंड आई थिंक अपॉन? 365 मैक्सिमम हो, लेट मी चेक, या 30 या 90 मैक्सिमम होता है शायद। हाँ 365 मैक्सिमम है। ओके। 1 and 365, ओके, मिनिमम 1, मैक्सिमम 365। ठीक है। 1 साल तक। या 1 साल तक, मतलब कोई डेटा डिलीट हो गया तो उसको 1 साल तक वापस लाया जा सकता है, विद इन 1 ईयर। ओके नाउ गो नेक्स्ट, ये सब चीजें छोड़ो अभी के लिए, वर्जनिंग एंड ऑल लीव इट। नेक्स्ट, एनक्रिप्शन। ऑब्वियसली डेटा जो होगा एनक्रिप्टेड होगा आपका। जैसे हम बिट लॉकर यूज करते हैं, क्या करते हैं बिट लॉकर, डेटा को एनक्रिप्ट कर रहे हैं, एनक्रिप्ट। राइट। वैसे यहाँ पे भी एनक्रिप्शन काम करेगा हमारा। तो या तो हम माइक्रोसॉफ्ट मैनेज एनक्रिप्शन की यूज कर सकते हैं, या फिर हम खुद से अपनी प्राइवेट की जनरेट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ वी विल गो विद द माइक्रोसॉफ्ट जनरेटेड की, देन रिव्यू एंड क्रिएट। क्रिएट इट। चलो मीनवाइल ये क्रिएट हो रहा है, एक बार उसका स्टेटस देखें, कुछ डिलीट हुआ जैसे मुझे लग रहा है कि एक और शायद बनी गई होगी, बट एटलीस्ट विल चेक क्या चल रहा है उधर। नहीं यार, डिलीट हो गई है, एक रह गई है देखो। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, माय बैड। इंस्टेंसेस 4 बन गए भाई, मैं दैट आई टोल्ड यू राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा है मैक्सिमम पे, है ना, तो वो चौथी भी क्रिएट कर रहा है। सो अब वो जब तक नॉर्मल नहीं होगा, राइट, जब तक वो दोबारा 30-40% जो भी आपने डिफाइन किया है वो नहीं आएगा, वो डिलीशन स्टार्ट नहीं हो। गॉट इट। ओके सर। या ओके, मीनवाइल वहां पे स्टोरेज अकाउंट बन गया हमारा। या लेट्स गो टू द रिसोर्स, एंड यहाँ पे हमें जाना है फाइल शेयर में। एक फाइल शेयर बना लो, जैसे नॉर्मल फाइल शेयर बनते हैं ना हमारे ऑफिस में, है ना, वही से फाइल शेयर बना रहे हो आप। तो फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया डेमो FS1। ओके 100 TB तक का स्पेस ले लिया, माय गॉड। ओके गो नेक्स्ट, बैकअप। इफ यू वांट यू कैन कॉन्फ़िगर द बैकअप फॉर इट, बट बहुत टाइम ले लेगा बैकअप के लिए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अनचेक इट, मुझे नहीं चाहिए बैकअप। रिव्यू एंड क्रिएट। अब फाइल शेयर बनने के बाद देयर वुड बी वन सर्विस कॉल्ड फाइल सिंक, मुझे वो सर्विस बनानी पड़ेगी। सो लेट्स सर्च फॉर फाइल सिंक। फाइल सिंक, हाँ एज्योर फाइल सिंक, या सिलेक्टेड।